नहीं, देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट आपने पढ़ा हुआ है, इसमें आपने देखा कई चीज़ें, बेसिक फार्मूले आपको बताए गए, मीनिंग आपको बताया गया है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो दिमाग में आपके क्या होता है कि साइन एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कॉस एक्स होता है, मतलब क्या होता है आपको नहीं पता होता है। तो मीनिंग आपको बताया गया कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है। ऐसे ही आगे चलते हैं, फॉर्मूले याद रखिएगा। आपने जो भी पढ़ा हुआ है, कई ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे मिलने वाले हैं जो कि आप बिना डेफिनिट फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दोनों फॉर्म आपको आना ही चाहिए इंटीग्रेशन का। तो इंडेफिनिट के बारे में अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप पूछते रहिएगा। अभी हम आगे चल रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो, हालांकि इसमें भी बेसिक आपने काफ़ी कुछ फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स वाले सर ने आपको काफ़ी कुछ बता दिया होगा। तो थोड़ा सा एक रिवीजन हम लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बेसिकली इसमें मैथ का जो पोर्शन जहाँ से शुरू होता है, मतलब देखो इसका क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, इसको अगर आपने इंटीग्रेट किया, मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू सपोज करो दी गई है एफ एक्स। ये आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो एफ एक्स प्लस सी होती है। एंडियोफिनिट फॉर्म में है तो प्लस सी आप लिखेंगे ही लिखेंगे। अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, मान लेते हैं कि वैल्यू आपकी इतनी आ गई, तो अगर अब आपसे मान लो ये कहा जाए कि एफ एक्स जो फंक्शन है, इसको अब आप ए और बी के बीच में इंटीग्रेट करिए। ये मान के चल रहा हूँ कि फिजिक्स में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ आता है आपको। यह देखो जो वैल्यू होती है लोअर लिमिट होता है, या जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब इस पूरे का मतलब देखो क्या हुआ, मैथमेटिकल मीनिंग इसका ये हुआ कि यह जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, आपको पता है कि इसकी वैल्यू एफ एक्स है, लिख देते हैं यहाँ पे एफ एक्स। ए से बी के बीच में आपको इंटीग्रेट करना था, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं ए, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं बी। अब यहाँ पे दो चीजें होता है, जो आपको पता है वो मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ पे x की जगह b रखते हैं तो ये हो जाता है एफ बी, माइनस साइन का यूज करते हैं, इसके बाद इसको हम रख देते हैं, ये होता है एफ ए। तो इस पूरे की वैल्यू इतनी आ गई, एफ बी माइनस एफ ए। अब दो चीजें आती हैं, पहला तो ये कि ये c कहाँ चला गया, यहाँ c जो लिखा हुआ था, यहाँ c कहाँ से गायब हो गया। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर हम एफ एक्स को इन बिटवीन ए एंड बी अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बेसिकली आपको मिला क्या, आप क्यों कर रहे हो, इससे आपको क्या फायदा हुआ। तो दोनों देखो एक एक चीज करके बता रहे हैं। एक लाइन तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, यहाँ प्लस सी आप कभी नहीं लिखोगे। अगर आप इनडेफिनिट फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो बिना सी के आपका काम नहीं चलने वाला है, सी आपको लिखना ही लिखना होगा। लेकिन अगर हम बात करें डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो यहाँ ध्यान रखिएगा प्लस सी कभी भी नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, दो तरीका है, दो वजह है, या दो तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। एक तो मैथमेटिकल मीनिंग देखो क्यों होता है ऐसा, और दूसरा ये कि इसका पहले मतलब जान लेते हैं। अगर आप एफ एक्स को ए और बी के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका जो बेसिकली मतलब होता है ये कुछ ऐसे हो गया कि कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, ये एफ एक्स दिया गया है। अब एफ एक्स को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में ए और बी के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो है वह इस एक्सिस के साथ जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना एरिया बना रहा है, ये इसका मतलब हो गया। एक्स इक्वल्स टू ए, ये जो दोनों वैल्यू होती है लोअर और अपर लिमिट, ये इस वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी के बीच में यह कर्व इस एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है। अब मान लेते हैं कि इस पूरे की कोई वैल्यू आ गई, सपोज करो इसकी वैल्यू आ गई 5 यूनिट। अब आपने कहा कि अगर यहाँ पे आप c कर दोगे तो 5 आना था, 5 में अगर आप समथिंग प्लस करेंगे तो वैल्यू जो है ये 5 से ज्यादा आ गया, 5 से कम आ जाएगा, डिपेंड करेगा c के साइन पे, प्लस में होगा ज्यादा आएगा, माइनस में होगा कम आ जाएगा। यानी जो एक्चुअल वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिला, चेंज हो गया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे यहाँ सी नहीं लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया निकालना। अब एरिया आप निकाल चुके हो इसका, तो यहाँ पे अगर हम प्लस समथिंग करेंगे तो वो एरिया जो आया वो चेंज हो जाएगा। ओके, अच्छा एक चीज और,
जब आपने ये कहा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब एरिया निकालना होता है, तो फिर हम एरिया अलग से क्यों पढ़ते हैं? आपने देखा होगा, अगर आपने अपना सिलेबस चेक किया हो, तो इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो एरिया आता है। तो जब ये एरिया ही है तो एरिया फिर अलग से हम क्यों पढ़ें? तो देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स एरिया होता है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। डिफरेंस देखो ये होता है, ये क्लियर होगा आप लोग को। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो देखिए ये होता है कि अगर हम ये कहें, एक एग्जांपल फिर से हम लेके बता रहे हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स को आप इंटीग्रेट करो, तो इसका देखो मतलब क्या हुआ, समझिएगा ध्यान से। साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, ये इतना हो गया 0, और यहाँ पे 2 पाई था, वैल्यू रख दिए, ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ, ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, इसके बाद माइनस साइन का यूज करते हैं, इसके बाद ये वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गया माइनस कॉस ऑफ 0। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, बाहर माइनस साइन है तो -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 0 अगेन 1 होता है, ये 0 हो गया। ये हो गया मैथमेटिकल तरीका सॉल्व करने का। अगर आप इसको ग्राफिकल वे में देखेंगे तो ये देखो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये 0 हुआ, ये 2 पाई हो गया, 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स को इंटीग्रेट करना था, तो 0 से 2 पाई के बीच में एक्स एक्सिस के साथ यह जो एरिया बनाया, देखो ध्यान से, ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई, जितना यहाँ पे प्लस में है उतना ही यहाँ माइनस में होगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू हो जाएगा 0। ओके, ये हुआ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसे करता, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व fx equals to sin x, x axis between x equals to 0 and, देखो ध्यान से, यहाँ पे था कि इसकी वैल्यू बताइए, ये था डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि एक कर्व है, कौन सा, साइन एक्स, वह एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक कर्व है साइन एक्स, ये हो गया, x इक्वल टू 0 से x इक्वल्स टू 2 पाई के बीच में जो एरिया बना रहा है, इसकी वैल्यू बताइए। तो अभी देखो आपने यहाँ पे क्या कहा कि यहाँ पे वैल्यू प्लस होगी चूंकि एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे माइनस होगी चूंकि नीचे है, सेम चीज यहाँ पे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। लेकिन ध्यान से देखो, प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे अब एरिया पूछा जा रहा है, और एरिया की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो अगर इस पूरे की वैल्यू ए आ रही है तो जाहिर सी बात है इसकी माइनस ए आएगी, लेकिन चूंकि एरिया माइनस में नहीं होता है तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे ए। तो इसकी जो वैल्यू थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, ये तो 0 आ गई, लेकिन अगर एरिया पूछा जाएगा तो यहाँ a प्लस ए, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है एरिया में और इंटीग्रेशन में, वो केवल इतना होता है कि अगर आपका कर्व एक्सिस के ऊपर है, अगर आपका कर्व एक्सिस के ऊपर है तो उस केस में डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया बोथ विल बी सेम, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर ऊपर नीचे है तो उस केस में डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन एरिया कभी माइनस नहीं होगा। तो अगर इस पोर्शन को हम हटा दें तो हटाने के बाद अब जो पोर्शन बचा है यहाँ से यहाँ तक, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालो चाहे एरिया निकालो, दोनों सेम होगा। तो ये बेसिक चीजें होती हैं, 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा, आगे इसका यूज काफी आप करने वाले हो। सबसे मेन चीज ये है कि यह जो लोअर और अपर लिमिट होता है वो ध्यान रखिएगा, उस वेरिएबल का होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। एंड डेफिनेट में क्या होता है, आप मानते हो ना साइन एक्स को, कॉस एक्स को, एक्स स्क्वायर को आप कुछ मानते हो, तो यहाँ पे भी आप मानोगे, लेकिन जैसे ही आप मानोगे ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ मान लो कोई क्वेश्चन है, साइन एक्स को अगर आपने वी स्क्वायर मान लिया, या इसी क्वेश्चन में देखो अगर हम साइन एक्स को वी मानेंगे, मानना नहीं है, ये मैं बता रहा हूं कि अगर आपने यहाँ पे साइन एक्स को v मान लिया, तो अब देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे साइन एक्स को v मान ले तो अब ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे साइन एक्स की जगह v। अभी मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इस पे फोकस कर रहा हूँ। जब आप साइन एक्स को v मानोगे तो अब ध्यान से देखो,
अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू यहाँ थी x की, अब यहाँ x नहीं आएगा, अब ये v के फॉर्म में आएगा। मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी यहाँ और यहाँ, अब ये v की आएगी। कैसे आएगी? ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे 0 दिया गया तो एक बार हम x की जगह यहाँ 0 करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा। मतलब ये कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में v की वैल्यू भी 0 होगी, 0 होगी। आप इसको साइन 0 बोल दो। x की वैल्यू जब यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो v हो गया साइन 0, जिसकी वैल्यू होती है 0। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई रखते हैं तो यहाँ पे जब 2 पाई आप रखोगे तो देखो ध्यान से साइन 2 पाई फिर से हो गया 0। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप कुछ एजम्पशन करते हो, अगर आप कुछ मानते हो तो मानते ही यह जो आपकी लोअर और अपर वैल्यू थी वह अब चेंज हो जाएगा। पहले यह इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में था, अब वह चेंज होकर जो आपने माना हुआ है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ आपने किया होगा। मैं इसके आगे चल रहा हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखो ध्यान से प्रॉपर्टीज़ का काफ़ी रोल होता है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं लिमिट के फॉर्म में आते हैं, जहाँ पे समेशन को इंटीग्रेशन से 1/n को dx से रिप्लेस किया जाता है। ये आप लोग को बताया जा चुका है, काफ़ी पहले बताया जा चुका है। अभी मैं प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, या मैक्सिमम बोलना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बिना प्रॉपर्टी के आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। तो देखो ध्यान से मैं वहीं चल रहा हूँ अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें देखिए ध्यान से जो पहली प्रॉपर्टी होगी वो ये होता है कि अगर a से b, समझिएगा ध्यान से, f(x) dx है, अगर किसी फंक्शन को f(x) को x के रिस्पेक्ट में x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनो, किसी भी फंक्शन में किसी लीनियर वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन में किसी लीनियर वेरिएबल को किसी दूसरे लीनियर वेरिएबल से अगर हम रिप्लेस कर दें तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी भी फंक्शन में किसी लीनियर वेरिएबल को, जैसे यहाँ अगर हम बोलें कि लीनियर वेरिएबल x है, तो x को अब किसी दूसरे लीनियर वेरिएबल से y से z से u से v से अगर हम रिप्लेस कर दें तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब a से b f(x) dx जो है इसकी वैल्यू a से b आप यहाँ x की जगह कुछ और कर दो, v कर दो, और ये dv, ये दोनों सेम होगा, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिंपल है, आप देख सकते हो इसका प्रूफ अगर आप जानना चाहो तो। तो यहाँ पे ये दिया गया है a से b f(x) dx। मैंने कहा कि लीनियर वेरिएबल को मान लेते हैं, इस केस में x को मैंने v मान लिया सपोज करो। तो जैसे ही मानते हैं याद होगा, तुरंत हम इंटीग्रेट करते हैं तो x का 1 हो गया, ये हो गया dv/dx, यहाँ भेज दीजिए, ये हो गया dx इक्वल्स टू dv। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f(x) को आपने, जब x को आपने v बोला हुआ है तो यहाँ पे x की जगह जब हम v कर देंगे तो ये हो गया fv, और यहाँ dx की जगह क्या आ गया, dv आ गया। लेकिन अब देखो क्या होगा, यहाँ पे यह लोअर और अपर लिमिट जो था वह इस वेरिएबल का था, आपका वेरिएबल चेंज हो गया, अब x नहीं है, अब यहाँ पे v आ गया है। तो अब जो वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे आप लिखेंगे v की लिखेंगे। कैसे? देखो ध्यान से, जब यहाँ पे x की वैल्यू जो दी गई है वहां पे आप रख दो, सिंपल है। रखने के बाद v जो मिलेगा वो आप यहाँ पे रख देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ नीचे a थी, यहाँ a रखेंगे तो v कितना आ गया, a आ गया। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू b रखेंगे तो v कितना आ गया, b आ गया। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई गई थी। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी लीनियर वेरिएबल को किसी दूसरे लीनियर वेरिएबल से रिप्लेस कर दें तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कहीं पे लिखा गया है 0 से 1 x² - 5x + 4, मान लो इसको सॉल्व करना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0 से 1, मान लो आपको x पसंद नहीं आ रहा, x की जगह आप y कर दीजिए, y² - 5y + 4 dy, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, ज़्यादा यूज नहीं होता लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होता है
कि अगर हम a से b के बीच में किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है, अगर इनके लोअर और अपर लिमिट को हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, केवल साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। a से b एफ एक्स डी एक्स जो होगा वह b को नीचे a को ऊपर कर देते हैं, b से a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा, केवल और केवल जो चेंज आएगा वो साइन का अंतर आ जाएगा। मतलब अगर इनको आपस में हम इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगी, फिर से अगर हम इंटरचेंज करेंगे एक माइनस और आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लोअर और अपर लिमिट को आपस में अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो याद रखिएगा कि उस केस में साइन केवल चेंज हो जाता है, बाकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी इसकी, इसका भी यूज कम है लेकिन आना चाहिए। बेसिकली इसके बाद से प्रॉपर्टीज शुरू होती हैं, तो इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी होती है काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करना होता है आप लोग को। ये देखिए कुछ ऐसे होता है, ये आपके स्कूल के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी जरूरी है, आना चाहिए आप लोग को। अगर मान लो ये दिया गया है कि a से b के बीच में एफ एक्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब इसका समझते हैं, ये मान लेते हैं a है, दिस वन इज b, a से b के बीच में अगर आप एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, अगर a और b के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं ये c1 है। देखो ध्यान से, अभी आपको बताया गया था क्या कि अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो बेसिकली आपको एरिया निकालना है। तो आपने अभी तक क्या किया था, ये पूरा एरिया आपसे a से b एफ एक्स डी एक्स का मतलब ये हो गया, ये पूरा एरिया आपको निकालना है। अगर हम a और b के बीच में एक पॉइंट हम ले लें c1, चाहे c ले लेते हैं, तो अब देखो ध्यान से, अगर इसको हम मिला दें तो हम ये बोल सकते हैं कि हम a से c के बीच का एरिया निकाल लें, c से b के बीच का एरिया हम निकाल लें और दोनों को हम प्लस कर दें। अगर हम a से c के बीच का एरिया निकालें, c से b के बीच का एरिया निकालें और दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो a से b के बीच का एरिया आपको पता चल जाएगा। मतलब ये कि a से b एफ एक्स डी एक्स जो होगा ये हो जाएगा a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स। ये अगली प्रॉपर्टी होती है। a से b के बीच में आप इसको कितने भी पॉइंट पे ब्रेक कर सकते थे। a से b के बीच में जैसे आपने यहाँ c लिया, आप चाहे तो इसी को ऐसे भी बोल सकते थे, a से मान लो आपने c1 यहाँ पे ले लिया, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, प्लस आप c1 से आगे चलो, मान लो यहाँ पे आपने c2 भी ले लिया, तो यहाँ से हो जाएगा c1 से c2 एफ एक्स डी एक्स। अगर अब आपको लगता है कि c2 के बाद b पे जाना है तो प्लस आप यहाँ पे लिख दो c2 से b एफ एक्स डी एक्स। a और b के बीच में कितने भी पॉइंट्स पे आप इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है 0 से पाई के बीच में साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है। मतलब ध्यान रखिएगा इसका, इस पूरे का मतलब केवल इतना हुआ कि ये 0 से पाई के बीच में ये पूरी वैल्यू निकाल दी है। आई थिंक ये वैल्यू आप लोग को पता होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे अगर 0 से पाई के बीच में साइन एक्स को आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, वैल्यू यहाँ रख देते हैं 0 से पाई, ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस 1 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस, ये इतना आ गया है ना। अब आपको ये पता है, ये काफी सिंपल था। अब अगर मैं आपसे मान लो ये कहूँ कि 0 से पाई के बीच में साइन एक्स को अगर सॉल्व करना है तो 0 से पाई के बीच में कहीं पे हम ले लेते हैं π/4, यहाँ पे 0 से π/4 के बीच में हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, प्लस π/4 से मान लेते हैं π/2 ले लिए, इसके बाद π/2 से मान लेते हैं साइन एक्स हम ले लिए, सॉरी π/2 से पाई तक करना था तो पाई हम ले लिए। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी उतनी ही आएगी जो ऊपर आई हुई थी, लेकिन वैल्यू तो उतनी ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब अलग अलग फॉर्म में हम क्यों लिखें,
जब ये अपने आप में काफ़ी सिंपल है तो हम इसको क्यों करें कि 0 से पाई बाई 4 से ये और यहाँ इसके बाद, इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ बेसिकली करने जा रहे हैं तो क्यों करने जा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा? तो देखो ध्यान से, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन में मान लेते हैं कि कहीं पे जीआईएफ आ गया, ये फंक्शन आ गया या पीसवाइज फंक्शन आ गया, अगर इसमें से कोई सा भी फंक्शन आता है, तो देखो ध्यान से, सारे फंक्शंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जीआईएफ हो गया या फ्रैक्शन हो गया, आपको पता है कि ये दोनों ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। ये दोनों फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है यानी डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। और आप जानते हो कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे कि ये सॉल्व हो जाए। जैसे मान लो, पहले क्वेश्चन की ही बात करते हैं, सपोज करो 0 से लेके एक पॉइंट ले लिए, इसके बीच में आपसे कहा जाए कि इसको आप सॉल्व करो, इसको आप इंटीग्रेट करो, तो आपको पता है कि 0 से 4 के बीच में कई सारे इंटीग्रल पॉइंट्स आपको मिलेंगे और इन सारे पॉइंट्स पे जो फंक्शन दिया गया है इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। मतलब इनके बीच में ये ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो जब हम ये इंटीग्रेशन की बात करते हैं ए से बी, तो ध्यान रखिएगा ए से बी के बीच में फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो उन सारे पॉइंट पे जहाँ फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है वहाँ पे हमको ब्रेक करना ही होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम सी पे ब्रेक कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सी एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए हमने सी पे यहाँ ब्रेक कर दिया। तो ये जो भी फंक्शन है देखो सबकी अपनी एक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। यहाँ देखो अंदर वाली वैल्यू जहाँ पे 0 होती है उसके लेफ्ट में और राइट में इसका नेचर चेंज होता है, माइनस से प्लस की ओर जाता है ये, तो यहाँ पे इसका साइन चेंज होता है। पीस वाइज फंक्शन आपको पता ही है, x लेस देन 0 पे कुछ और, ग्रेटर देन 0 ऐसे करके कुछ और होता है। तो ऐसे फंक्शंस जहाँ पे भी आए जहाँ पे फंक्शन का नेचर चेंज हो, आप याद रखिएगा उस पॉइंट पे बिना ब्रेक किए आप सॉल्व इसको नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर 0 से 4 के बीच में इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको चूंकि पता है कि यह जो जीआईएफ फंक्शन होता है हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो इसको हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे आप यहाँ पे ब्रेक करोगे 0 से लेके 1, इसके बाद 1 से आगे चलेंगे प्लस 2 से 3 तक जाएंगे और फाइनली जाना कहाँ तक था, 4 तक था, तो ये हो जाएगा 3 से 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम रखेंगे 0 और 1 के बीच में 0 होता है तो ये 0 हो गया, 1 और 2 के बीच में 1 होता है, लोअर वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे केवल, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। और आगे चलें तो यहाँ पे देखो 2 और 3 के बीच में यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में 3 हो जाएगा, है ना। अब ये सिंपल हो गई, 0 हो गया, 1 का x हो जाएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x, उसके बाद वैल्यू हम रख के सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली ये बताने का पर्पस केवल इतना था इस प्रॉपर्टी का कि जहाँ पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा उसको सॉल्व करते समय हर एक पॉइंट पे जहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होता वहाँ पे इसको पहले आप अलग अलग करोगे, ब्रेक करोगे, उसके बाद ही सॉल्व करोगे, अदरवाइज आप सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा। इसमें देखिए एक दो क्वेश्चन आप बताते हैं। मान लो दिया गया है ये मान लो क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो मॉडुलस फंक्शन देखो आपको पता है कि प्लस माइनस करके वेरी करता है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को आप अंदर वाली वैल्यू को आप 0 कर दो और x की वैल्यू निकाल दो। x की जो वैल्यू आ रही है यह एक ऐसा पॉइंट होगा
जिसके लेफ्ट में और राइट में इस फंक्शन का नेचर चेंज होगा। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 से कम लेंगे, मान लो आपने यहाँ 0 लिया, तो 0 माइनस 1 ये माइनस में आ जाएगा। और x की वैल्यू अगर हम 1 से ज़्यादा लेते हैं, मान लो आपने 2 ले लिया, तो 2 माइनस 1 ये प्लस में हो जाएगा। तो अंदर वाली वैल्यू को आप 0 करो, x की वैल्यू निकाल लो, ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे फंक्शन का नेचर चेंज होगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का नेचर चेंज होता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन को आप अलग अलग कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, बशर्ते वह जो पॉइंट होगा इन दोनों के बीच में होना चाहिए। यह जो आखिरी लाइन मैंने बोला कि वह जो पॉइंट होगा इन दोनों के बीच में होना चाहिए, उसको भी हम आगे समझाते हैं। लेकिन यहाँ देखो -1 से 4 के बीच में एक पॉइंट यहाँ पे 1 है, 1 पे इसका साइन चेंज होगा, तो इसको हम -1 से 1 तक अलग कर लेते हैं, +1 से लेके 4 तक करना था, तो ये अलग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब करें कैसे? -1 से 1 के बीच में यह जो वैल्यू है यह हमेशा माइनस में आएगा, है ना? तो माइनस में आएगा तो पता है आपको कि जो साइन अंदर होता है इसको हटा के बाहर वही साइन लगा देते हैं, तो माइनस ये x-1 हो गया। 1 से 4 के बीच में देखो ये वैल्यू प्लस में होगी, तो प्लस में होगी तो साइन को हटा के हमारे साइन प्लस कर देंगे बाहर। अब ये सिंपल है, ये सॉल्व हो जाएगा, पता है सिंपल। अब देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पे x-1 की जगह x-5 होता, अगर x-1 की जगह x-5 होता तो अब हम क्या करते, यहाँ पे x-5 को 0 करते, x की यहाँ से वैल्यू आ गई 5, है ना? बाकी तो ये वही है, प्लस माइनस। ओके, तो अब देखो 5 से कम अगर हम कोई वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है 5 से कम रखने पे माइनस होगा। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, क्योंकि x=5 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, लेकिन x=5 तक तो हमको जाना ही नहीं है, -1 से 4 तक ही हमको जाना है। तो हमेशा हम उस पॉइंट पे इसको ब्रेक करते हैं जहाँ पे इसका नेचर चेंज होता है। इस फंक्शन का नेचर चेंज होगा x=5 पे। अगर इसका ग्राफ आपको पता हो, जो कि आपको होगा भी, तो यह जो पॉइंट है देखो x=5 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो x=5 होता है, हमको जाना कहाँ तक है, हमको तो 4 तक ही जाना था। तो 4 तक देखो ध्यान से, हर एक पॉइंट पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पे ब्रेक करने का कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, अगर वह पॉइंट इसके बीच में आ रहा है तब तो आप इसको लोगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है उसका, 5 तक आपको नहीं जाना है। आप सिंपल यहाँ पे इसको लिखो -1 से 4। अब -1 से 4 के बीच का कोई एक नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 0 ही आपने लिया, तो 0 - 5 माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे इसको हटाइए और एक माइनस साइन यहाँ पे लगा दो। अब ये सिंपल हो गया। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए। मान लो ये दिया गया है जीरो से 2π के बीच में cos x को इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, फंक्शन कैसा होता है, प्लस माइनस इसकी वैल्यू। देखो ध्यान से, इसका नेचर कहाँ पे चेंज होगा, cos की वैल्यू यहाँ पे प्लस होती है, यहाँ माइनस होती है, यहाँ पे प्लस होता है। तो 0 से 2π तक जाना है, तो 0 से देखो ध्यान से, अगर आप π/2 तक जाते हैं तो इसकी वैल्यू प्लस होती है। π/2 से अगर हम पाई जाएं या π/2 से अगर हम यहाँ 3π/2 तक चले आए तो दोनों केस में माइनस है, नेचर इसका चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे जहाँ पे नेचर चेंज होता है वहाँ पे हम ब्रेक करते हैं। अगर आप यहाँ कर दोगे तो गलत नहीं होगा, लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ π/2 से अगर हम आगे चले तो फिर देखो इसका नेचर चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस हो गया। तो यहाँ पे फंक्शन का नेचर चेंज होता है, वहाँ पे इसको हम अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम 0 से चलें तो पहले यहाँ π/2 पे आ गए, तो 0 से π/2 इसको ऐसे लिख लेते हैं cos x। और अगर हम आगे चलते हैं तो π/2 से देखो ध्यान से हो गया 3π/2, फिर से ये हो गया cos x। और अगर हम फाइनली आगे चले तो 3π/2 से कहाँ तक, ये पॉइंट 2π तक दिया गया था, ये हो गया cos x। अब देखो ध्यान से, 0 से π/2 के बीच में वैल्यू प्लस होती है, तो इसको हम लिख देते हैं 0 से π/2, यहाँ पे हो गया cos x प्लस
पाई/2 से ये हो गया 3π/2। ये वैल्यू cos x की माइनस में होती है, तो बाहर एक माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि वैल्यू तो हमेशा प्लस में ही होनी है। प्लस में 3π/2 से यहाँ पे 2π हो गया, ये ऊपर था, यहाँ फिर ये प्लस होता है तो प्लस आप कर दो यहाँ पे cos x, तो ये सिंपल हो गया। cos x का हो जाएगा sin x, और यहाँ पे माइनस cos x का फिर से हो गया sin x, अगेन cos x का हो गया sin x, तो ये 3π/2 से वैल्यू आप रख देंगे, वैल्यू आप रख के सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये तो देखो तरीका हो गया, पता होना चाहिए आप लोग को चीज़ें। जब हम 0 से पाई की मान लो बात करते हैं, ये sin x है, तो 0 से पाई के बीच में अगर हम sin x को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं 0 से पाई के बीच में, तो इसकी वैल्यू देखो याद रखना आप, ये इतना होता है। इसका मतलब ये देखो ध्यान से, ये पाई/2 जो लाइन होगी यह दोनों को इक्वल पार्ट में यहाँ अलग अलग करेगी, यानी ये 1 होगा और ये 1 होगा। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि 0 से पाई/2 के बीच में sin x को आप इंटीग्रेट करो, तो आप सॉल्व नहीं करने लगोगे, आपको पता होना चाहिए। पाई/2 से अगर पाई के बीच में पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए। अब यही क्वेश्चन देखो जो आपने सॉल्व किया है इतना लेंदी, अगर ये आपको पता होता, ये कंसेप्ट अगर आप ग्राफ पे थोड़ा सा फोकस करो तो ये काफ़ी सिंपल था। 0 से 2π के बीच में sin x का जो ग्राफ होता है, ये देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसे होता है, ये पाई/2 हो गया और ये हो गया cos x का। यहाँ पे cos x नहीं है, यहाँ पे जो दिया गया है ये cos x नहीं, यहाँ पे क्या है cos x का मॉड है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो ऊपर का पोर्शन है तो एज इट इज होगा ऐसे ही, जो नीचे वाला पोर्शन होता है यहाँ से ये, इसका हम इमेज लेते हैं ऊपर की ओर, ये हो गया, बताया गया आप लोग को। और फिर ये ऊपर वाला पोर्शन जो होगा ऐसे ही रह जाएगा, ये देखो इसका, ये हो गया 0 से 2π के बीच में cos x का मॉड ऑफ cos x का ग्राफ। और देखो ध्यान से, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये बताएं आपको, यहाँ 1 + 1 और यहाँ पे 1, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 2 + 1, चूँकि एरिया होता है, आप एरिया निकाल के प्लस कर दो तो 1 यहाँ है 1 यहाँ है, और ये 2 हो गया तो 1 + 2 + 1 4 हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कैसे ब्रेक करना है क्वेश्चंस को। अगर ये आपको पता है तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। एक क्वेश्चन और, मान लो ये दिया गया है 0 से 2π के बीच में sin x, GIF यहाँ पे जो ब्रैकेट यहाँ पे लिखता है GIF है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ से फिर से कैसे करें। एक तरीका तो ये हो गया कि 0 से इन दोनों के बीच में जितने भी इंटीग्रल पॉइंट होते हैं जहाँ पे फंक्शन आपका ये इंटीजर होता है, आप वहाँ पे आप इस फंक्शन को ब्रेक कर लीजिए। सो x = π/2 आएगा, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, x = π आएगा 0 होता है, फिर 3π/2 आएगा। एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा तरीका जो है, अगर इस क्वेश्चन को आप ग्राफ से सॉल्व करिए तो काफ़ी सिंपल हो जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू सॉल्व करो तो ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हाँ आपको ग्राफ आना चाहिए बनाने, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2π हो गया। देखो ध्यान से, बीच में कहीं आएगा π/2, और इस पॉइंट को अगर हम 1 बोलें तो sin π/2 पे वैल्यू इसकी होती है 1, है ना। तो 0 से लेके पाई के बीच में इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है, 0 से पाई के बीच में इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है, मैं देखिए आपको थोड़ा सा हिंट केवल दे रहा हूँ, 0 से पाई के बीच में ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब आप जानते हैं सारे लोग, ये जो फंक्शन है वह x एक्सिस के साथ इन दोनों के बीच में कितना एरिया बना रहा है, यही आपको निकालना है। तो 0 से π/2 के बीच में तो एरिया 0 हो गया x के साथ, क्योंकि कर्व आपका ऑन द x एक्सिस है, एक पॉइंट केवल मिला है। और अगर हम आगे चलें तो यहाँ देखो ध्यान से, पाई से लेके यहाँ पे 2π के बीच में, है ना, पाई से लेके 2π के बीच में कोई सा भी आप वैल्यू रखो यहाँ पे,
ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया। पाई से 2 पाई के बीच में साइन की वैल्यू हमेशा माइनस होता है, और ये भी आप जानते हैं साइन की वैल्यू माइनस में 0 और -1 के बीच में ही होगा। -1 हो सकता है, अगर हम पाई से आगे चलें तो साइन की वैल्यू माइनस में होती है। माइनस में मिनिमम कहाँ तक जाएगा? -1 तक। यानी ये तो कंफर्म है कि यहाँ से यहाँ के बीच में अगर हम जाएंगे, अगर हम यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं मूव करते हैं पाई और 2 पाई के बीच में, तो उस केस में साइन एक्स जो होगा वो हमेशा -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। अगर हम पाई से नीचे जाएंगे, पाई पे 0 होता है, यहाँ 0 होता है। अगर हम इसके नीचे कहीं भी जा रहे हैं तो ये हमेशा -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। और -1 और 0 के बीच का अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं तो उस केस में उसका जो GIF होगा वो हमेशा -1 आएगा। -1 और 0 के बीच का कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं तो उसका GIF -1 आएगा। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स जो होगा इसका ग्राफ पाई से 2 पाई के बीच में, देखो ध्यान से, कुछ ऐसे होता है। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है चीज़ें, ये सब ये -1 होगा पाई से 2 पाई के बीच में। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया। क्वेश्चन क्या था कि यह जो कर्व है, यानी यह जो कर्व है वह 0 से 2 पाई के बीच में x के साथ कितने एरिया बना रहा है? तो ध्यान से देखो, ये एरिया बना रहा है। तो एक रेक्टेंगल हो गया, एरिया आपको पता है बेस इंटू एल इंटू बी होता है। तो यहाँ पे एल आपको पता है, बी आपको पता है। तो ये बेसिकली देखो प्रोबेबिलिटी थी तीसरी वाली कि अगर ए से बी के बीच में अगर कोई फंक्शन दिया गया वो कंटिन्यूअस नहीं या डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऐसे हर एक पॉइंट पे ए और बी के बीच में जहाँ पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है मीन्स प्लस से माइनस या कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल इस फॉर्म का अगर ऐसा कुछ है, तो हर एक पॉइंट पे इसको आप अलग अलग पहले ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा और आगे फिर 4th 5th प्रॉपर्टी आगे बताते हैं आगे। ओके, थैंक यू।